हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अनूप कुमार। हमने अपनी पिछली क्लास में जो जनरल साइंस की एमसीक्यूज हम कर रहे हैं उसमें फिजिक्स का जो चैप्टर लिया था उसमें हमने मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो किस नाम से और नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता क्या है ना। तो देखिए, जब कोई बॉडी है ना, कोई बॉडी आपकी, ये कोई बॉडी है सपोज, ये अगर जो मूव कर रही है किसी एक स्ट्रेट पाथ में, एक स्ट्रेट रास्ता है, ये मूव कर रही है, या कोई दूसरी बॉडी है वो एक पोजीशन पे खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है, वो मूव नहीं कर रही है, ठीक। वो अगर जो ये लॉ ये कहता है कि कोई भी बॉडी अगर जो मूव कर रही है या रुकी हुई है तो वो मूव करती रहेगी या फिर वो रुकी रहेगी तब तक जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करे, है ना। मतलब मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही तो मूव करती जाएगी, तब तक मूव करती जाएगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, अलग से बाहरी फोर्स जो है इसको रुकने के लिए मजबूर ना कर दे, ठीक। वैसे ही जैसे आपका कोई बॉडी रुकी हुई है तो इस पर कोई एडिशनल फोर्स लगे ताकि ये मूव करे इस पॉइंट से यहाँ तक चली जाए। तो ये जब तक कोई एडिशनल फोर्स न लगेगी तब तक कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी और जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन विद किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये मूव कर रही है, मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो ये मूव करते रहेगी इसी स्पीड से, अनलेस जब तक इस पर कोई एडिशनल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। और ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है यही है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपका, किस और नाम से, सेकंड नेम क्या है इसका, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया देखिए यहाँ पर जो टर्म है इनर्शिया, है ना, इनर्शिया जो वो होता है ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, कि वो अगर जो जिस स्टेट में है, अगर जो वो रेस्ट की स्टेट में है या मोशन की स्टेट में है, ठीक है, तो वो उसी स्टेट में बना रहे अनलेस कब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं हो, ठीक है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इनर्शिया, या उस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इज द ट्रेन मूविंग, जैसे कि ट्रेन चलती है, द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द लेन बैकवर्ड बिकॉज, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, जैसे आप इमेजिन करिए कि आप किसी ट्रेन में हैं, ठीक, आप इस ट्रेन के बॉगी में हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब ये ट्रेन इस तरफ को मूव करना चालू करती है, ठीक है, तो क्या होता है, आपको कई बार ऐसा फील होता है कि आपका जो नीचे का पार्ट है, मतलब ये आपका स्टैंडिंग बॉडी है ना, ये लोअर पार्ट, ये मिडल पार्ट है, ये अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। तो जो नीचे का पार्ट है, आप खड़े हुए हैं, तो ये क्या आपको ऐसा फील करता है कि आपको ये पीछे धकेल रहा है, इस तरफ को बैकवर्ड गया है। और ये वाला जो पार्ट है अपर पार्ट, ये आपका आगे की तरफ मूव किया है या थोड़ा सा स्टेडी रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन है इनर्शिया का, है ना, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करी, है ना। तो इसमें क्या है कि भाई देखो, जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया की वजह से क्या किस पोजीशन में रहना चाहता है, रेस्ट में। और जो नीचे का पार्ट है वो आपका जो ट्रेन है उसके कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से क्या है, वो मोशन में आना चाह रहा है, मोशन में आ रहा है। तो उसकी वजह से नीचे वाला पार्ट जो है वो मीन्स आपको एक थोड़ा सा झटका सा लगता है पीछे की तरफ, ठीक है। जब ट्रेन स्टार्ट होती है और मूव करना चालू करती है, इस डायरेक्शन में मूव किया तो आपको जब जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। क्योंकि देखिए ऊपर की बॉडी या मोस्टली बॉडी जो है आपकी, वो किस पोजीशन में रहना चाहती है, रेस्ट में, ठीक है। उस पर जब एडिशनल फोर्स लगता है तो उसमें क्या आ जाती है,
नींद आ जाती है, झटका सा फील होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए फिर देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है कि स्टैटिक साइंस किस चीज़ से एसोसिएटेड है। देखिए साइंस तो आपको पता है, किसी चीज़ की स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है? रुका हुआ, या कोई पोजीशन, बात जो चीज़ स्टैटिक है, रुकी हुई है। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच, ठीक है, जो डील करती है, हम किसके क्वेश्चंस कर रहे हैं? हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स की हम बात चल रही है हमारी। तो साइंस की वो ब्रांच या मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो किस सिचुएशन के साथ बात कर रही है? जो सिचुएशन होगी आपकी कैसी? रेस्ट की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सिचुएशन ऑफ रेस्ट। स्टैटिक साइंस किससे एसोसिएटेड है? सिचुएशन ऑफ रेस्ट से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड। भाई आप दो प्लेसेस हैं, एक है आपका आइस है यहाँ पे, दूसरा है आपका ये रोड है। ठीक है, आपको जब वॉक करना है, ठीक है, तो आइस पे वॉक करना डिफिकल्ट रहता है और रोड पर इजी रहता है। क्यों? है ना? अब देखिए ऐसा क्यों होता है। जब देखिए आप जो आइस है, आइस में जो है फ्रिक्शन की जो क्या रहती है? फ्रिक्शन, घर्षण कहते हैं जिसे हिंदी में, वो क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पर क्या होता है? फ्रिक्शन हाई रहता है। ठीक है, जो आपके फुट हैं या स्लीपर्स हैं उसका और रोड के बीच में क्या रहता है? कांटेक्ट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कांटेक्ट नहीं हो पाता, प्रॉपर ग्रिप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्लिपी फीलिंग आती है, आप इजीली चल नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? जब एक ग्रिप आ गई, आपने जब वन स्टेप लिया फिर सेकंड स्टेप लिया, तो इसमें क्या है? ग्रिपिंग आ जाती है और फ्रिक्शन बना रहता है आपकी बॉडी और सरफेस ऑफ रोड के। ठीक है, जिसकी वजह से आप इजीली वॉक कर पाते हैं रोड पे। तो देखिए आंसर क्या है, क्या रहेगा? आइस इज हार्डर देन रोड। ये कोई ऑप्शन नहीं बनता है, मतलब ऑप्शन आंसर नहीं है कि हार्ड है। भाई आइस भी हार्ड है, रोड भी हार्ड है, दोनों हार्ड ही रहती हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि रोड आपकी सॉफ्ट रहती है। फिर रोड इज हार्डर देन आइस, तो ऐसा वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है, गलत है। फिर आइस डज नॉट ऑफर एनी रिएक्शन व्हेन पुल इट। देखिए ऐसा भी रिएक्शन वाली कोई बात ही नहीं आ रही है इसमें, बात तो है थोड़ा सा, बट एक करेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका नहीं बन पा रहा है। फिर देखिए आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड, जो मैंने अभी बात करी ना फ्रिक्शन वाली, तो आइस के पास क्या है? फ्रिक्शन कम होता है रादर देन रोड। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ एक स्टेटमेंट दी है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, द लॉ वॉज गिवन बाय। तो ये कौन सा लॉ है? ये है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हमने एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की हमने बात करी थी भी। ठीक है, जिसमें बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनलेस उस पर कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। वो था आपका लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसे किसने दिया? देखिए नाम ही बता रहा है, न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। न्यूटन ने ये लॉ दिया था, जिसमें हमने बात करी थी, बात की गई है एवरी एक्शन। ठीक है, मतलब आप कोई बॉल है, बॉल एक वॉल पर मारेंगे, यहाँ पे मारी आपने, तो बॉल क्या है? जिस फोर्स से आप यहाँ मारेंगे उतने ही फोर्स से वो वापस आपकी तरफ बॉल बाउंस बैक होकर आएगी टकराने के बाद। ठीक है, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, दो बॉडीज की सेम है, उनके सेम मास है, मास भी उनका सेम है। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो दो बॉडीज हैं, मान लीजिए एक के ए वन है और एक के के ई टू है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, उनका मास क्या है? सेम, ये दोनों का मास क्या है? सेम है। मास सेम है तो वेलोसिटी डेफिनेटली क्या होगी? v1 v2 अलग अलग रहेगी। ठीक है,
और इनका क्या दिया हुआ है, रेशियो, मीन्स दिस अपॉन दिस और इसका दिया है 4/9 का रेशियो। तो पूछा है इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसे शॉर्ट आउट कर देते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका क्या बचेगा, ये आपका बचेगा v1/v2 दोनों का स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। अब स्क्वायर है, सॉरी 4/9। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे, आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या आपको मिलेगा, स्क्वायर रूट लेने पे आपको मिलेगा 2/3। ठीक है, 2/3। तो आपका जो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए, ये समथिंग ऑप्शन ऐसा रहेगा √2 और √3 में। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा, आपका 2:3 का जो रेशियो है वो बन जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। तो जो वेलोसिटीज का रेशियो है वो 2:3 का मिलेगा आपको। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइकिल एंड कार्स यूज बॉल बियरिंग बिकॉज। अब देखिए बॉल बियरिंग क्या होता है, आपने साइकिल में देखा होगा जनरली, या बाइक्स में, कारों में, जो व्हीकल्स हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में देखा होगा एक तरीके का एक ये सर्कल होता है, रिंग होती है उसके, सॉरी इसको जरा रब करते हैं, ये एक ऐसी रिंग होती है साइकिल में, आपने देखी होगी सेंटर में, और एक उसके अंदर एक ऐसी रिंग होती है। यहाँ पर क्या रहते हैं, छोटे छोटे छल्ले रहते हैं, गोल गोल से रिंग्स, बॉल्स रहते हैं ये। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपकी बियरिंग। ठीक, तो ये बियरिंग जो है वो कार और साइकिल्स में क्यों यूज़ की जाती है, ये पूछा गया है। ठीक, अब देखिए ये इसलिए यूज़ की जाती है ताकि जो व्हील है आपका पहिया है ना, और जो एक्सेल है, एक्सेल मतलब देखिए इसके बीच में एक शाफ्ट जाती है, शाफ्ट होती है कनेक्टेड। ठीक, इसको ऐसे हम ले लें क्रॉस सेक्शन में, तो यहाँ से बीच में क्या शाफ्ट कनेक्टेड होती है, तो शाफ्ट और यहाँ पर आपका बियरिंग। तो उससे क्या होगा कि ये जो शाफ्ट है और जो आपका व्हील है, इसके बीच में क्या है, कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट नहीं होता और मूवमेंट क्या है, फ्री रहती है। अगर जो फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट रहेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा घर्षण रहेगा आपस में, तो क्या है, वियर एंड टियर ज़्यादा होगा और जल्दी टायर आपका ख़राब होगा, या जो भी व्हीकल है वो जल्दी ख़राब होगा। ठीक है, तो वियर एंड टियर को बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस में दिया हुआ, द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इंक्रीज। देखिए इंक्रीज नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस नहीं करता बट एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनाने देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा आपका। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इंक्रीज, ये तो सेम हो गया। ठीक है, इसे हटा दीजिए, भी नहीं होगा आपका। तो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस। देखिए यही हो गया इफेक्टिव एरिया, जो आपका यहाँ था एक्चुअल एरिया और यहाँ इफेक्टिव एरिया है ना। तो देखिए जो इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो मतलब हो रहा है प्रैक्टिकली, तो उस कांटेक्ट ऑफ एरिया को क्या करता है, व्हील और एक्सेल के बीच में, ये व्हील है आपका, बीच से एक एक्सेल निकलेगा है ना, तो इस एक्सेल और व्हील के बीच के एरिया को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या वियर एंड टियर कम रहता है। ठीक है, ये होता है मेन काम बॉल बियरिंग का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय कर्निंग। कर्निंग क्या होता है, मथना है ना, जैसे दूध, जो आपका दूध होता है, मलाई होती है, उसमें मथा जाता है ना, तो उससे क्या है, मक्खन मिलता है और फिर उससे आप घी बनाते हैं और फिर उससे छाछ वगैरह बनती है। ठीक है, जो मिल्क अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो जो मथा जाता है वो क्यों होता है, क्या प्रोसेस रहता है उसका। ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए मथने में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं है ना। कोहेसिव फोर्स यहाँ पर भाई कोई बॉन्डिंग या कोई चिपकने वाली बात ही नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूर बात हो रही है, क्योंकि देखिए आपका जो कंटेनर है इस तरीके का, ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें क्या है, आप उसको क्या करते हैं, मथते हैं, तो इस तरीके से क्या है वो अंदर मूव करता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो जब आप उसको घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो गोल गोल घूमते हुए बीच में, जैसे आपका वॉशिंग मशीन होती है, वो भी इसी फिनोमेना में काम करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप जो है दूध से क्रीम, जो आप जिसे आप मक्खन कहते हैं या मलाई कहते हैं, वो सेपरेट आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमने अभी बात करी थी ना पिछले क्वेश्चन में, वॉशिंग मशीन का जो मशीन है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है,
देखिए अब ये सब क्या है, डिफ्यूजन, डायलिसिस और ये सब चीज़ें तो नहीं है। वो किस पर काम करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब केंद्रीकरण, मतलब जो आपका वाटर है मूव कर रहा है वो सर्कुलेशन, देखिए इस तरीके से सर्कुलेशन में मूव करता है तो क्या है, सेंटर पॉइंट लेकर चारों तरफ से घूमता है, ठीक है, इस तरीके का मूवमेंट रहता है, आपने देखा होगा मशीन्स में, घरों में। तो वो क्या कहलाता है, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। मशीन आपकी इसी पर काम करती है। चलिए फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, उसके लिए क्या इक्वेशन सही रहेगी। तो देखिए एक बेसिक इक्वेशन होती है आपकी, सॉरी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप ए टी फाइंड आउट कर लीजिए, v माइनस यू, और टी ए रन लीजिए, ए क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। तो देखिए कहाँ बन रहा है ये फॉर्मूला आपका, ये बन रहा है ना ऑप्शन ए में, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस टी अपॉन यू, वी माइनस यू अपॉन टी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।